सूरत गुजरात रात का वक्त। इस घनघोर अंधेरे को चीरते हुए विलन की कार एक फैक्ट्री के पास आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठे विलन ने नजरें घुमाकर पीछे बैक सीट पर देखा, जहां नूर सीट से सर लगाए सो रही थी, या फिर शायद विलन के द्वारा बेहोश की गई थी। विलन कार से बाहर निकल नूर के पास वाली खिड़की से टिककर खड़ा हुआ और उसके चेहरे को तिरछा मुस्कुराकर बोला, मेरे सामने क्यों करती हो इतनी जिद कोहिनूर? क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी जिद से ज़्यादा जिद्दी मेरा जुनून है। तुम्हारे लिए तो ये विलन तुम्हारे हीरो बनने को तैयार है, पूरी दुनिया पलटने को तैयार है, फिर भी तुम मुझे छोड़ने की ख्वाहिश रखती हो। वो एक पल रुक बोला, जो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आज तुम उस इंसान के सारे रिश्ते ख़त्म करोगी, उसके बाद हम दोनों एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। वो बोलते हुए विलन के चेहरे पर अचानक जेनुअन स्माइल आ गई। उसने नूर को अपनी गोद में उठाया और फैक्ट्री के अंदर बढ़ गया। अब तक नूर को भी होश आने वाला था। विलन ने नूर को कार फैक्ट्री के अंदर बीचों बीच खड़ा किया। नूर ने भी धीमे से अपनी आंखें खोली। वो अभी विलन के सहारे खड़ी थी और अचानक ऐसा माहौल देख वो एकदम पीछे हुई तो उसकी पीठ विलन के सीने से टकराई। नूर पीछे नहीं मुड़ी, जानती थी कि उसके पीछे कौन है, पर आज विलन की हरकतों से आंखों में नमी नहीं बल्कि गुस्सा था। वो सामने का नज़ारा देखते हुए तुरंत दांत पीसकर बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना दुर्लभ खुराना। नूर को विलन की उंगलियां उसके पेट पर बढ़ती हुई महसूस हुई और विलन उसके कान के पास जाकर धीमी मगर मदहोश भरी आवाज़ में बोला, अगर सुधरने की कीमत तुम्हें खोकर चुकानी है तो मैं बिगड़ा हुआ ही ठीक हूँ कोहिनूर। नूर ने गुस्से से मुठ्ठियाँ कस ली। उसकी आंखों में लाल डोरियाँ छाने लगी थीं। उसकी आंखों के सामने ही एक कुर्सी पर निष्कर्ष बुरी हालत में बंधा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था और कई जगह कट लगे थे। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था और वो अधखुली आंखों से अपने सामने खड़ी नूर को देख रहा था। वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था और ये देख नूर का दिल बैठ रहा था। अपनी वजह से अपने पति बाबू की ये हालत देख वो ठीक कैसे रह सकती थी। उसने विलन की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए तेज से निष्कर्ष की ओर बढ़ी, लेकिन उसके हाथ निष्कर्ष को छू भी पाते उससे पहले ही विलन ने नूर को अपनी ओर खींचा। नूर का सर विलन के सीने से टकराया। वो हैरानी से सर उठा विलन की आंखों में देखने लगी, जो धीरे धीरे लाल होने लगे थे। विलन ने नूर की कलाई मरोड़ उसकी पीठ से लगाई और उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से से बोला, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम दोनों का सो कॉल्ड रोमांस देख सकूँ? नूर की आंखें हैरानी से फैल गईं। वही विलन उसके हाथ पर पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हें उसे डाइवोर्स देना है कोहिनूर, और फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। नूर विलन से दूर हो तेज आवाज़ में बोला, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना तुमसे, मैं पति बाबू को कभी नहीं छोड़ूंगी। उनसे दूर जाने का ख्याल आना तो दूर की बात है। तुम मुझे डाइवोर्स देने को कह रहे हो? विलन अपनी पॉकेट से डाइवोर्स पेपर निकाल नूर के हाथ में थमाते हुए बोला, तुम्हारे पति बाबू ने पहले ही साइन कर दिया है कोहिनूर, नाउ इट्स योर टर्न। नूर हैरान रह गई। उसने झट से डाइवोर्स पेपर खोल कर देखे तो सच में एक कोने में निष्कर्ष के साइन दिखाई दिए। वो हैरान से मुड़कर निष्कर्ष को देखने लगी। उसकी आंखों में अब जाकर नमी आई थी। उसने निष्कर्ष के लिए क्या कुछ नहीं किया था और कभी इन चीज़ों की गिनती भी नहीं की, लेकिन निष्कर्ष ने उसके एहसानों का ये तोहफा दिया, उसके साथ रिश्ता ख़त्म करके। वही नूर की आंखों में नमी देख निष्कर्ष का दिल खुद जोरों से धड़कने लगा। वो बोलना चाहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था नूर को, पर वो बोलने की हालत में नहीं था। नूर धीमे कदमों से निष्कर्ष के पास जाकर बैठी। वो निष्कर्ष को देखते हुए तकलीफ से बोली, क्यों किया ऐसा आपने पति बाबू? क्या अपनी नूर पर इतना भी विश्वास नहीं था, या फिर डर था किसी का? उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। वो आगे बोली, यहाँ मैं अपने डर को ख़त्म कर अपनी जान हथेली पर लिए आपके इल्ज़ाम को हटाने की कोशिश में लगी हूँ। आपके लिए खुद को खो दिया सिर्फ इसलिए ताकि अंत में आप भी मेरा साथ छोड़ दें। निष्कर्ष मन ही मन बोला, नूर प्लीज़ समझो, ये साड़ी इस विलन की चाल है।
वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, इस तरीके से झूठ तुम्हारे सामने ला रहा है कि वो तुम्हें सच लगे। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, नाराज़ हूँ, तकलीफ़ में हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड नूर। लेकिन मन की बातें कहाँ किसी को समझ आती हैं। निष्कर्ष को कुछ न बोलता देख नूर अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी आंखों से तेज आंसू बहने लगे, जिसे साफ करने की उसने नाकाम कोशिश की और दर्द भरी आवाज़ें बोली, ठीक है पति बाबू, अगर आप यही चाहते हैं तो यही ठीक, सब कुछ छोड़ दूंगी आज और खुद को भी ख़त्म। वो बोल ही रही थी कि निष्कर्ष के फुसफुसाने की आवाज़ आई, नो प्लीज़ नो, ऐसा कुछ मत करना नूर, ये सब विलन की चाल है। वो आवाज़ नूर को साफ सुनाई दी। वहीं पीछे खड़ा विलन अचानक से मुस्कुरा दिया। वो अब तक सीने से हाथ बांधे सामने का सीन एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब उसने अपने कदम नूर की ओर बढ़ा दिए। वहीं नूर हैरानी से निष्कर्ष को देख रही थी और खुद को ही कोस रही थी। वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती थी ये सोचकर कि निष्कर्ष उसे छोड़ना चाहेगा, जबकि ये सब तो विलन की चाल होगी, निष्कर्ष और नूर को अलग करने की। निष्कर्ष ने मुश्किल से दोबारा कहा, प्लीज़ नो फॉर इट नूर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नूर की नज़रें ज़मीन में गड़ी थीं। उसके दिमाग में एक साथ कई चीज़ें चलने लगी थी और अचानक उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। पीछे से आ रहे विलन ने नूर को कमर से थाम उसकी पीठ को अपने सीने से लगाया और उसके कान के पास झुकते हुए हंसकर बोला, कोहिनूर, मना करो इस बात से, कहो तुम्हारे पति बाबू ने तुम्हें करने को कहा है। नूर पीछे मुड़ी और विलन के सीने पर हाथ रख हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। विलन उसकी बातें समझते हुए सर हाँ में हिलाकर खतरनाक लहजे में बोला, से नो कोहिनूर, एंड द नेक्स्ट सेकेंड ही विल डाई इन फ्रंट ऑफ योर आइज बाय चोकिंग ऑन हिज ऑन ब्लड। कोहिनूर। नूर की मुठियों ने विलन की शर्ट को अपनी पकड़ में कस लिया। वो नम आंखों से विलन की आंखों में देख रही थी। ना कहने की अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और ये बात निष्कर्ष साफ समझ रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पीछे कुर्सी से टिका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस चंगुल से बाहर निकले। आज दोपहर तक वो जेल में कैद तो यही सोच रहा था कि बाहर कैसे आए, और बाहर आया तो ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि जिससे अच्छा तो वो जेल में ही बंद रहता, कम से कम अपनी पत्नी को यूँ मजबूर होता तो न देखता। विलन नूर के चेहरे को सहलाते हुए प्यार से बोला, डू इट कोहिनूर, अदरवाइज आई विल हैव टू किल हिम। नूर अचानक रो पड़ी। उसने अपना सर विलन के सीने से टिका लिया और रोते हुए बोली, मैं कर रही हूँ शायन, लेकिन प्लीज़ प्रॉमिस मी कि तुम ये सारा किस्सा ख़त्म करोगे। पति बाबू, आई मीन निष्कर्ष को यहाँ से जाने दोगे सही सलामत, उनके सारे इल्ज़ाम हटवाओगे और पीछा छोड़ दोगे इनका। प्रॉमिस मी दुर्लभ। विलन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने नूर के सर पर हल्के से किस किया और मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स जान, छोड़ दूंगा मैं इसे। तुम इतने प्यार से कहोगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी जान बख्शना कौन सी बड़ी चीज़ है। विलन अचानक रुका और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट खिल गई। वो मन ही मन बोला, वैसे छोटा भाई है मेरा, जान लेकर खुद को गिल्ट में थोड़ी न डालूंगा। वह कुछ सोच अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। वही नूर उससे अलग हुई और एक नज़र निष्कर्ष को देख उसने तुरंत उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। वो इतना कुछ तो कर चुकी थी निष्कर्ष की ज़िंदगी संवारने के लिए। अब अगर निष्कर्ष की खुशी के लिए उसे निष्कर्ष से दूर ही होना पड़े तो वो ये भी करेंगी। वही नूर ने जैसे ही पेन को टेबल पर रखा, निष्कर्ष ने अपनी आंखें मींच लीं। उसके आंखों के कोने से आंसू का कतरा बह गया। वहीं विलन के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। वो आगे निष्कर्ष के कान के पास जा धीमी मगर मॉकिंग टोन में बोला, आई वॉन्ट माई लिटिल ब्रदर, अपने हिस्से की चीज़ कर ली मैंने हासिल। निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें खोल वो विलन को नफरत से देख रहा था। विलन अब पीछे हुआ। उसने नूर को अपने सामने किया। नूर की आंखों में अभी नमी थी, पर आंखों में दर्द, तकलीफ, कई सवाल, हैरानी भी नजर आ रही थी। विलन ने कुछ कहा नहीं, बस नूर को अपने बिल्कुल करीब किया और निष्कर्ष उसकी आंखों में देखते हुए नूर के होठों पर अपने होठ रख दिए। निष्कर्ष का गुस्सा से पारा हाय होने लगा था। ये सब देख नहीं पा रहा था।
वहीं नूर भी हैरान थी। वो विलन से दूर होती उससे पहले ही विलन ने उसे कमर से थाम खुद से लगाया और उसे फैशनेट में किस करने लगा, जो अब इंटेंस तेज होती जा रही थी। नूर कुछ भी नहीं कर पाई और आखिर में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका सर अब दर्द से फट रहा था। वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। वही विलन गुरूर के साथ निष्कर्ष की आंखों में देख रहा था। ये किस निष्कर्ष को जलाने के लिए नहीं था, बल्कि विलन खुश था कि नूर अब पूरी तरह से उसकी होंगी। ये किस सुकून की थी, पर एक तीर से दो निशान लग ही रहे थे। इसमें विलेन को क्या दिक्कत होगी। वहीं लंदन में कमिश्नर अनिल इस वक्त अपने विला के सामने खड़े थे, जिसकी हालत अब देखने लायक भी नहीं थी। ठीक तो वो भी पूरे नहीं हुए थे, पर वो ब्लास्ट के बाद पूरा टूट चुका था, जो अब ठीक होने की हालत में नहीं था। अनिल इस वक्त गार्डन में चेयर पर बैठे गुस्से से अपने सामने का नज़ारा देख रहे थे। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, जिससे वो ये सब कुछ नूर और विलन की वजह से हुआ है। आई वांट देम डेड। समझ में आई बात अहीर? उसके पीछे खड़े अहीर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अगली सुबह शीश महल, विलेन और नूर का कमरा। खिड़की के पर्दे से छनकर आई धूप इस वक्त नूर के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके खुले बालों की लटें उसके चेहरे पर अंगेठियाँ कर रही थीं, मगर उसका नूरानी चेहरा इस वक्त मायूस लग रहा था। आंखें काफ़ी थकी हुई लग रही थी और वो जाने कितनी देर से एक तरफ दिमाग की कुछ चीज़ें चल रही थीं। नूर ने कोशिश भी की इन चीज़ों को साइड रखकर थोड़ी देर आराम कर ले, मगर बातें यूँ खलबली मचाई थी कि उसे नींद नहीं आई। वही विलन सुबह ही आज स्टडी रूम में बैठा था। वो अपने काम पर ध्यान तो दे रहा था, लेकिन जितना वो उन चीज़ों पर फोकस करना था वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था। उसके कई काम पेंडिंग थे, जिसे अब वो इत्मीनान से पूरा करने वाला था। आखिरकार नूर ने सारे रिश्ते नाते उसने उस दुनिया जहाँ को से जो ख़त्म कर दिए थे। अब नूर के लिए उसके घर परिवार, उसका पूरा संसार विलन ही तो था। वो जाती किसके पास? निष्कर्ष से तो नूर खुद ने रिश्ता तोड़ा और अवनी से शायद वो कभी मिल भी न पाए। तो सुकून तो था ही विलन की लाइफ में। विलन सोफे पर बैठा टेबल पर रखे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया और बोला, हाँ कहो। दूसरी तरफ से पुष्कर की आवाज़ आई, सर, निष्कर्ष खुराना की अच्छी तरह से खातिरदारी करके उसे वापस खुराना विला पहुंचा दिया है। आगे क्या करना है? विलन की उंगलियां जो कीवर्ड पर चल रही थी अचानक रुक गई। वो सोफे पर लीन होते हुए बोला, वेरी गुड। अब सबसे पहले जाकर उसके सारे पुलिस रिकॉर्ड ख़त्म करो और करने दो अब वो जो भी करने वाला है। बस इस बात का ख्याल रहे कि उसकी परछाई भी मेरी कोहिनूर के आसपास ना भटके। उस पर तुम्हारी नज़रें बरकरार रहनी चाहिए। समझ में आई बात? पुष्कर ने हाँ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। विलन ने फ़ोन सोफे पर रखा और सोफे से सर टिकाए अपनी आंखें बंद कर लीं। ख्यालों में उसे नूर अपने आसपास महसूस हो रही थी। विलन दिलकशी से मुस्कुराता हुआ अपने सीने पर हाथ रख बोला, मेरी हर चीज़ अब तुम्हारी हुई कोहिनूर। तुम मेरी और मैं तुम्हारा। मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा इलीगल धंधा, मेरा सुख चैन, मेरा दुख दर्द, मेरी स्माइल, मेरी आंसू, एंड देम स्पेशल कोहिनूर, वो भी अब तुम्हारा ही हुआ कोहिनूर। अब सब तुम्हारे हुए कोहिनूर। विलन अपनी बातों पर मुस्कुरा रहा था। काफ़ी सुकून सा मिल रहा था उसे इस वक्त। काफ़ी चीज़ सोच रखी थी उसने कि वो आगे नूर के साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिताएगा, लेकिन अनजान था वो इस बात से कि जो शांति उस अपने ज़िंदगी में महसूस हो रही थी वो तूफ़ान के आने की पहली ही शांति थी। सिटी हॉस्पिटल, सारांश का वार्ड। सुबह ही सारांश को होश आया था और होश में आते ही उसने दोबारा अवनी के नाम की माला अलापनी शुरू कर दी। वो दोबारा पैनिक होने लगा था। इतनी चोट के साथ इतना सारा स्ट्रेस उसके लिए हानिकारक था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। उसने कमरे का हाल बिगाड़ रखा था और अब गुस्से से वार्ड से बाहर आया। इस वक्त पुष्कर और गार्ड के अलावा कोई भी सारांश के पास नहीं था जो उसे संभाल पाता, पर उन सब से सारांश संभलने से रहा। वो वार्ड से बाहर निकला। सारांश को काफ़ी कमजोरी थी। उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी और बार बार आंखों के सामने धुंधलापन भी छा रहा था। वो दीवार के सहारे ही चल रहा था।
आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। विलन ने जब अपनी को गोली मारी थी वो नज़ारा वो अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं पा रहा था। फरफराते होठों से बार बार अवनी का नाम पुकार रहा था सारांश। सारांश हॉस्पिटल के हर कमरे को चेक करता, बार बार अवनी का नाम पुकारता, लेकिन ना उसे अवनी का जवाब मिलता, ना ही कहीं अवनी नजर आती। उसका दिल बेहद जोर से धड़क रहा था। सारांश तकलीफ में था और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, अवनी कहाँ हो तुम? प्लीज़ प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। आई एम सो सॉरी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अपना सच नहीं बताया, ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और क्या काम है मेरा, किसका भाई हूँ, किसका बेटा हूँ। कुछ नहीं बताया तुम्हें और तुम इसी बात से नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ बिलीव मी, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम जैसा समझती हो वैसा कुछ नहीं है। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूँगा, अपनी बीच की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दूँगा। अपनी प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। वो यही सब बड़बड़ाते हुए हर कमरे को चेक कर रहा था, लेकिन उसे अवनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और आखिर में सारांश उस अस्पताल के सबसे आखिरी कमरे के बाहर आकर रुका। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, वो कहाँ जा रहा था कहाँ नहीं, लेकिन उसने लगभग से हॉस्पिटल के सारे कमरे चेक कर लिए थे, लेकिन उसे कहीं भी अवनी नज़र नहीं आई थी। सारांश पीछे हॉस्पिटल के स्टाफ और उसके खुद के गार्ड वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था। सारांश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और था तो दुर्लभ खुराना का भाई, गैंगस्टर विलन का भाई। गुस्सा तो 7वें आसमान पर सारांश को भी होता था। सारांश ने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रख उसने आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने देख उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर गालों पर आ गए। उसे अपने सीने में बेहद दर्द महसूस हुआ। इस आखिरी कमरे में भी अवनी नहीं थी, बल्कि वहाँ विधाता थे जो अपने ही किसी आदमी के सपोर्ट से उठकर बैठने की कोशिश कर रहे थे। सारांश इतना परेशान था कि उसे विधाता भी नज़र नहीं आए। नज़र आया तो बस कि अवनी इस अस्पताल में नहीं थी। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसका सर बुरी तरह से दर्द से फटने लगा। वो काफ़ी कमज़ोर था और अब खुद को संभाल पाने की वजह से अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वो पीछे की ओर गिरा, लेकिन समय रहते पीछे गार्ड ने उसे संभाल लिया। रात का वक्त, शीश महल। नूर इस वक्त कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त लाइट ब्लू कलर की नॉर्मल सी कुर्ती और पैंट पहन रखी थी। नूर अपने ख्यालों में गुम अपने बालों में कॉम्ब चला रही थी। उसके सर से वो बैंडेज हट चुकी थी। जख्म ज़्यादा गहरे तो नहीं थे, पर वो ठीक होने लगे थे। नूर अपनी ही ख्यालों में गुम थी। उसके दिमाग में अब भी वही चल रहा था जब उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन किए थे। नूर खोई हुई सी बोली, बिना माउंटेन ड्यू पिए ही क्या मस्त तबाही मची है मेरी ज़िंदगी में। कब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने मकसद की वजह से इतना कुछ कर लिया, लेकिन अब वो मकसद रहा ही नहीं जिसके लिए इतना कुछ किया। उसने अंत में हार के मुझसे ही सारे रिश्ते तोड़ लिए। नूर अचानक चुप हो गई। आंखों में जाने क्यों नमी उतर आई। जीने का भी मकसद खत्म होता हुआ लग रहा है पति बाबू। उसने बात कही थी कि एकदम से आवाज़ आई, गलतफहमी है तुम्हें कोई नूर, तुम्हारे जीने की असल मकसद तो अब शुरू होने वाला है। नूर ने हैरानी से पीछे मुड़कर विलन को देखा जो दरवाजे से अंदर की ओर आ रहा था। वो नूर को इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, तुम्हें जीने के लिए वजहों की कमी है तो फिक्र मत करो, इतनी हसीन वजह दूंगा तुम्हें जीने की कि मरने का ख्याल भी तुम्हें दूर दूर तक नहीं आएगा। विलन नूर के सामने खड़ा हुआ और उसके चेहरे को अपनी उंगली से सहलाता हुआ बोला, तुम्हें दुनिया जहां से संभाल कर अपने बिल्कुल पास रखूँगा कोई नूर। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ हम तुम और हमारी खुशियाँ होंगी। विलन के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी, मगर नूर का चेहरा भावहीन था। वो व्यंग से बोली, दुनिया जहान से बचा लोगे, लेकिन खुद से कैसे बचाओगे? विलन के हाथ अचानक रुके। वो हैरानी से नूर को देखने लगा। नूर उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, खुद से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे ना तुम, फिर अपने अंदर के शैतान से कैसे बचाओगे मुझे? दुनिया जहाँ से तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगी, लेकिन क्या तुम खुद से मुझे जीतने दोगे? बचा पाओगे खुद से?
विलन के हाथ नीचे आ गए। वो बिल्कुल चुप था, कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिर सच ही तो कह रही थी नूर। वो भले ही नूर से प्यार करता था, उसे सबसे बचा कर रख सकता था, लेकिन वो खुद से नूर को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी कुछ ऐसी साइड थी, कुछ ऐसे राज थे जिससे नूर अब तक रूबरू नहीं हुई थी, मगर फिर भी उसे जैसे अंदाजा था इस बात का। नूर विलन के सीने पर हाथ रख बोली, मैं किस खुशहाल जिंदगी की बात कर रहे हो तुम दुर्लभ खुराना। और तुम्हारी बात तो दूर की है, लेकिन तुम्हारे दुश्मन, इवन तुम्हारे अपने लोग भी हमें कभी शांति से नहीं जीने देंगे। एक खुशहाल जिंदगी में हम दोनों का साथ कभी नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं दुर्लभ। तुम क्या फील करते हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ। भले ही पति बाबू ने मुझसे रिश्ते ख़त्म क्यों ना कर लिए हो, और भले ही ये तुम्हारी ज़बरदस्ती से क्यों ना हुआ हो, लेकिन उस रिश्ते के अलावा मैं किसी और रिश्ते में बंधना बिल्कुल नहीं चाहती। विलन एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए। वो नूर को अपने करीब कर बोला, पति बाबू, जरा बताना कोहिनूर, तुम्हारा उस पति बाबू के साथ किस तरह का रिश्ता था। नूर अचानक चुप हो गई। उसे जैसे सांप सूंघ गया था। क्या उसने कभी तुम्हें इस तरह से छुआ था। बोलते हुए नूर विलन के हाथ नूर के चेहरे को सहला रहे थे। क्या तुमने कभी वो करीबी अपने पति बाबू के साथ महसूस की जो तुम मेरी करीबी से महसूस करती हो। विलन की सांसें अब नूर की गर्दन से टकरा रही थीं, जो नूर को अंगड़ाइयाँ लेने पर मजबूर कर रही थीं। उसकी पलकें अपने आप बंद हो गई थीं, सांसों में उथल पुथल मची थी और धड़कनें जोरों से शोर करने लगी थी। विलन नूर की गर्दन पर अपने होठ फेरते हुए बोला, क्या कभी उसके छूने पर यूं दिल में हलचल होती थी। विलन के होठ जहाँ नूर के गले और गर्दन कॉलर बोन पर कहर बरसा रहे थे, वहीं उसके हाथ नूर की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। नूर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और ना ही विलन को रोकने की उसमें हिम्मत थी। वह बस विलन के दिए उन एहसासों में खोती जा रही थी। उसके हाथ जाने कब विलन के बालों में उलझ गए थे। विलन नूर का रिएक्शन देख मुस्कुरा रहा था। आखिर में उसने नूर के होठों के किनारे अपने होठों को छूते हुए मदहोशी से कहा, और क्या कभी तुम्हारे इतना करीब गया जितना मैं हूँ कोहिनूर। उसने तुम्हें कभी इस ढंग से छुआ या प्यार किया जैसे मैंने किया और अब भी करता हूँ। विलन हल्के होठों से नूर के होठों को छूता और तुरंत पीछे दोबारा यूं ही उसके होठों को छूने लगा। वो उसे किस नहीं कर रहा था, पर दोनों के होठ एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। नूर विलन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई और अचानक से विलन उससे दूर हो गया तो नूर जैसे होश में आई। एक पल को ऐसा लगा जैसे जिस्म से जान ही निकल गई हो और वो हैरानी से विलन को देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। विलन नूर को एक बार फिर कमर से थाम अपने करीब करते हुए मार्किंग टोन में बोला, मुझे तो तुम्हारा और तुम्हारे पति बाबू का ये प्यार भी एक ढोंग लगता है कोहिनूर। रिश्ता तो खैर झूठा ही है, तो बताओ अब ऐसा क्या बचा है तुम्हारे और उस निष्कर्ष के बीच जो तुम उसके बारे में भूल नहीं सकती। नूर कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसे खुद से दूर धकेलते हुए हल्के गुस्से से बोली, ये तो सारी हरकतें सिर्फ इसलिए है ताकि मुझे मेरे प्यार का रियलिटी चेक दे सको, लेकिन तुम गलत हो दुर्लभ खुराना। एक रियलिटी चेक की ज़रूरत तुम्हें भी है। मेरा प्यार तो तुमने किसी तरह झूठा साबित कर दिया, लेकिन तुम बताओ तुम किस हिसाब से प्यार करते हो मुझसे। क्या हम दोनों का पास आना, ये हरकतें तुम्हें प्यार लगती हैं। नूर विलन को गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम गलत हो दुर्लभ खुराना। मेरे और पति बाबू के बीच क्या है ये ना तुम समझ सकते हो और ना ही तुम्हें समझा पाऊंगी, लेकिन हम दोनों के बीच क्या है ये मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हवस है। वो आगे की बात बोल ही नहीं पाए क्योंकि विलन ने उसे अपने करीब खींच उसके होठों को अपनी उंगली से दबा दिया था। नूर बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए विलन को हैरानी से देख रही थी। वही विलन के चेहरे पर अब एक नॉर्मल मगर खतरनाक मुस्कान थी। आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं। विलन बिल्कुल शांत लहजे में बोला, मेरा मूड इस वक्त बहुत अच्छा है कोहिनूर, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी ये प्यार भरी नोक झोंक एक लंबी बहस के पार जाए। उसके बाद गुस्से में मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। इससे बेहतर होगा कि अपने इस प्यारे से मुंह से अपने लिए कोई बकवास बातें ना निकालो।
एज यू नो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नूर अभी उसे आंखें फाड़े हैरानी से देख रही थी। विलन ने भी उसका हाथ पीछे खींचा और एकदम से पीछे हो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए लंबी मुस्कुराहट के साथ बोला, हम बात की बातें बाद में करेंगे कोहिनूर। पहले हम वहाँ चलते हैं जहाँ तुम्हें ले जाने के लिए मैं कब से डेस्परेट हो रहा हूँ। सो लेट गो। बोलते हुए विलन ने नूर का हाथ थामा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। नूर तो बस हैरानी से अपने और विलन के हाथ को देखती ही रही जो एक दूसरे में उलझे पड़े थे। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस यूं ही विलन के पीछे पीछे चल दी। वहीं सिटी हॉस्पिटल में सारांश ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सर में जोर का दर्द महसूस हुआ जिससे उसकी आह निकल गई। पर किसी तरह अपने सर के दर्द को संभालते हुए वो हेड रेस्ट से टिक कर बैठा। तभी अचानक से आवाज़ आई, कैसे हो सारांश, दर्द ठीक है ना? सारांश ने हैरानी से मुड़कर अपने बगल में देखा जहाँ विधाता भी हेड रेस्ट से टिका कर बैठे थे। उसकी हालत काफ़ी हद तक सुधर गई थी। अब वो बोलने की हालत में थे। सहारे से उठकर बैठ भी जाते थे मगर अपनी बॉडी को फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। सारांश ने विधाता को अपने आसपास देखा मगर उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और वापस नज़र झुका ली। चेहरे पर अभी भी परेशानी, दर्द भरी लकीरें थीं। सारांश को यूँ देख विधाता दोबारा बोले, क्या हुआ, कोई परेशानी है? सारांश की आंखों से अचानक एक कतरा आंसू बह गया। वो तुरंत विधाता के करीब हुआ और उसके कंधे पर सर रखे हुए तकलीफ से बोला, डैड, भाई ऐसा क्यों है? वो क्यों अपनी नफरत और गुस्से में सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उनकी हरकतों का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा? विधाता सवालिया लहजे में बोले, क्या हुआ, उसने तुमसे कुछ कहा या तुम पर हाथ उठाया? सारांश की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, भाई ने मेरे साथ कुछ नहीं किया डैड, बल्कि मेरे लिए उन्होंने मेरी सबसे बेशकीमती चीज़ मुझसे छीन ली। विधाता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत बोले, तुम क्या कह रहे हो सारांश, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सारांश कुछ पल रुका और उसने विधाता को सारी बातें बता दी। अवनी और उसका रिलेशन, नूर के साथ मिलकर अवनी की हुई प्लानिंग और फिर विलेन का अवनी की जान लेना, वो भी सारांश की आंखों के सामने। सारांश को सारी बातें बताते हुए अपने दिल में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। वहीं पूरी बात सुनने के बाद विधाता धीरे से बोले, ऑब्वियसली इतना कुछ होने के बाद विलेन इतना तो करेगा ही। सारांश ने उसकी बात सुनी तो हैरानी से और दर्द के मिले जुले भाव से बोला, पर वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? विधाता अपनी नज़रें सारांश की ओर करते हुए बोले, वो अपने बाप को तो इस मामले में छोड़ेगा नहीं, तुम तो फिर भी उसके सगे नहीं। विधाता के मुंह से निकल गया, लेकिन सारांश उसकी बातें सुन हद से ज़्यादा हैरान था। अजीब सी तकलीफ हुई उसे ये सुनकर मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हैरानी से विधाता को देख बोला, आपके कहने का क्या मतलब है? इधर विलेन की कार एक जगह आकर रुकी। उसने अपने बगल में पैसेंजर सीट पर देखा जहां नूर सीट से सर टिकाकर सोई हुई थी। उसे कार में नींद आ गई थी। विलेन उसे देख मुस्कुराया और कार से बाहर निकल उसने नूर को भी अपनी गोद में उठाया और अंदर की ओर बढ़ गया। कहानी को आगे सुनने के लिए बने रहिएगा, फिर कल आएंगे इसी टाइम पर।